भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। अध्याय 1 स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। इस अध्याय के अंदर हम स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, जननांकिकीय रूपरेखा के बारे में पढ़ेंगे, आधारिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, क्या अंग्रेजों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई सकारात्मक प्रभाव था। इन सब के बारे में इस चैप्टर में इन मुद्दों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो पहला हेडिंग पढ़ते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। अंग्रेजों का जो हमारे ऊपर शासन था उसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। पहले हेडिंग, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय कृषि क्षेत्र कैसा था। इसकी पहली विशेषता, उत्पादकता का निम्न स्तर। उत्पादकता का निम्न स्तर, उस समय उत्पादन का स्तर बहुत ही कम था, बहुत ही निम्न था। भूमि पर 1 हेक्टेयर के अंदर 1947 में 1 हेक्टेयर के अंदर मात्र तकरीब 660 किलोग्राम का उत्पादन होता था। 660 किलोग्राम का उत्पादन होता था, लेकिन उसी खेत के अंदर तकरीब 1 हेक्टेयर के अंदर आज वर्तमान में 3 से 3,500 किलोग्राम का उत्पादन होने लग गया। यानी उस समय उत्पादन का स्तर बहुत ही निम्न था। दूसरी विशेषता, उच्च कोटि की संवेदनशीलता। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है वर्षा पर निर्भरता। उस समय की जो खेती थी पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर करती थी। उच्च कोटि की संवेदनशीलता, उस समय की खेती पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर करती थी। अर्थात यदि बारिश होती थी तो फसल होती थी, बारिश नहीं होती थी फसल नहीं होती थी। बारिश ज़्यादा हो गई तो बाढ़ में फसल बर्बाद हो जाती थी, बारिश नहीं होती थी तो सूखे से फसल बर्बाद हो जाती थी। तीसरी मुख्य विशेषता, भूमि के स्वामी यानी जो जमींदार तथा उसे जोतने वाले किसान के बीच में चौड़ी खाई। भूमि के स्वामी और किसानों के बीच में चौड़ी खाई होती थी, उनकी आपस में पड़ती नहीं थी। उनकी आपस में कभी भी पड़ती नहीं थी। क्यों नहीं पड़ती थी, आपस में बनती क्यों नहीं थी? क्योंकि जमींदार जो होते थे किसानों से मनमानी लगान वसूला करते थे, मनमानी फसल को उगाने के लिए मजबूर करते थे, और फसल में हिस्सेदारी तो होती थी लेकिन लागत में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती थी, जिसके कारण भारतीय किसानों के जमींदारों के साथ पड़ती नहीं थी। चौथी, अनार्थिक एवं खंडित जोते। चौथी विशेषता, अनार्थिक एवं खंडित जोते। इसका मतलब यह है उस समय के जो खेत थे छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। उस समय के खेत पूरी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, उस पर नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना संभव नहीं था। तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति समय भारतीय कृषि क्षेत्र की विशेषताएं। उत्पादकता का निम्न स्तर, उत्पादन का स्तर बहुत ही कम था। उच्च कोटि की संवेदनशीलता, उस समय खेती पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर करती। भूमि के स्वामी और से जोतने वालों के बीच किसान के बीच में चौड़ी खाई उनकी आपस में बनती नहीं। जमींदार और किसान खेती करने वाले किसानों के बीच में आपस में कभी बनती नहीं थी। अनार्थिक एवं खंडित जोते यानी उस समय की जोते छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी। अगली विशेषता पढ़ते हैं। अगला पॉइंट, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय कृषि के पिछड़ेपन तथा गतिहीनता के महत्वपूर्ण कारक क्या थे। यानी जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर शासन था, तो भारतीय कृषि इतनी पिछड़ी हुई क्यों थी, इतनी गतिहीन क्यों थी, उसके महत्वपूर्ण घटक क्या थे। जिसके अंदर पहला पॉइंट आता है ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली। ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली चलता था, जमींदारी प्रथा यानी लगान का नियमन, लगान चलता था। भू राजस्व प्रणाली यानी ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली का नियम था। अंग्रेजों ने जमींदारों को छूट दे रखी थी, तुम किसानों के साथ कुछ भी करो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तुमसे एक निश्चित समय पर निश्चित राशि लगान के रूप में चाहिए। अब जमींदार को पूरी तरीके से छूट मिली हुई थी, वो किसानों का शोषण करते थे, मनमानी लगान वसूल किया करते थे। ऐसा क्यों करते? क्योंकि उन्हें सरकार को यानी ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना लगान देना पड़ता था, और अपने लिए भी क्या करना पड़ता था, निकालना पड़ता था, टैक्स लेना पड़ता था। तो जिसके कारण भारतीय कृषि काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई थी। दूसरा पॉइंट कृषि का व्यापारीकरण। उस समय की जो खेती थी, भारतीय खेती थी, वो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो भारतीय खेती थी या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वो कृषि का व्यापारीकरण करना सीख गए। लेकिन उससे पहले जो भारतीय किसान थे, अंग्रेजों के शासनकाल से पहले जो भारतीय किसान थे, वो जीवन निर्वाह खेती करते थे। जीवन निर्वाह का मतलब होता है इतना उत्पादन करना जिससे उनका बसर हो सके, जीवन बसर हो सके।
लेकिन अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमें क्या सिखा दिया? कृषि का व्यापारीकरण। कृषि का व्यापारीकरण यानी ऐसी फसल उगाने लग गए जो उसे खाया ही नहीं जा सकता था, सिर्फ बेचा जा सकता था। नगदी फसलें, जैसे नील हो गया, अफीम हो गया। नील कपड़ा रंगने के काम आता था। जूट हो गया, कपास हो गया, ये जूट कपास कपड़ा बनाने के काम आता था, सूत बनाने के काम आता था। रेशम हो गया। तो इन सब की फसल उगाने लगे जिसे उपजा करके यानी तैयार करके सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेचा ही जा सकता था, उसे खाया नहीं जा सकता था। तो ये दो मुख्य रीजन है जिसके कारण उस समय भारतीय कृषि पिछड़ी हुई थी। ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली और कृषि का व्यापारीकरण। नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक क्षेत्र। स्वतंत्रता जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग कैसे थे? तो इसके अंदर पहला पॉइंट आता है हस्तशिल्प का पतन। हस्तशिल्प का पतन, यहाँ गलत लिखा है, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प का पतन का मतलब, हस्तशिल्प का मतलब हाथों से बनी हुई वस्तुओं का पतन। हाथों से बनी हुई वस्तुओं का क्या हुआ? पतन हुआ। पतन होने के रीजन क्या थे, कारण क्या थे? पहला कारण आता है राज्य की विभेद मूलक तटकर नीति। राज्य की विभेद मूलक तटकर नीति, यानी राज्य का मतलब है यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रणनीतियाँ थी, पॉलिसी थी, नीति थी, वो भारतीय अर्थव्यवस्था के खिलाफ थी। क्या नीति थी? राज्य की विभेद मूलक तथा तटकर नीति। ये नीति है कि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ वो टाइम, और भारत में इंग्लैंड वालों ने शासन करना शुरू किया वो टाइम, दो के दोनों टाइमिंग सेम थे। मैंने क्या बोला कि जब इंग्लैंड ने भारत के ऊपर शासन करना शुरू किया वो टाइम, और उसी टाइम पर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति यानी नई नई फैक्ट्रियां लगना क्या हुई, शुरू हुई। तो इंग्लैंड को अपने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी, और कच्चा माल उन्हें कहाँ से मिला? भारत से मिला। भारत से कच्चा माल ले जा करके उसे तैयार माल में बदलते थे। उन्हें अपने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए तैयार माल में बदलते थे, और वो तैयार माल ला करके भारत में ही भारतीय लोगों को ही क्या करते थे? बेचते थे, जिसके कारण विश्व भर में प्रसिद्ध भारतीय हस्तशिल्प का पतन हो गया। जिसके कारण विश्व भर में प्रसिद्ध भारतीय हस्तशिल्प का पतन हो गया। राज दरबारों का लोप होना। अगला पॉइंट आता है राज दरबारों का लोप होना। राज दरबारों का लोप होना। राज दरबारों का लोप होना। अंग्रेजों के शासनकाल से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अनेक छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था। मगध का राजा, पाटलिपुत्र का राजा, जम्मू कश्मीर का राजा, एक्सेट्रा, जहाँ ऐसे तकरीबन 500 समथिंग 500 के से भी ज़्यादा रजवाड़े थे जो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी हिंदुस्तान पूरा क्या हुआ था? अनेक रजवाड़ों में बटा हुआ था। तो इंग्लैंड और ये रजवाड़े क्या करते थे? भारतीय हस्तशिल्प यानी भारत में जो हाथों से बनी हुई वस्तुएं थी उनको क्या करते थे? खरीदते थे। तो इंग्लैंड की एक पॉलिसी थी। एक पॉलिसी क्या थी? फूट डालो और राज करो। इंग्लैंड ने एक पॉलिसी बनाई, फूट डालो और राज करो। ये पॉलिसी इंग्लैंड ने पॉलिसी बनाई, फूट डालो और राज करो। ये पॉलिसी उसने अनेक रजवाड़े, भारत के अंदर जितने भी रजवाड़े थे सारे रजवाड़ों को क्या किया? निपटाने में, बोले तो पतन करने में लगाया। ये पॉलिसी क्या किया? दो रजवाड़ों को आपस में लड़ाते थे और दो राजा आपस में कट मर जाते थे लड़ाई युद्ध के कारण, और उन रजवाड़ों पर शासन अंग्रेजों का हो जाता था। अब धीरे धीरे करते करते उसने पूरे भारत को, अंग्रेजों ने पूरे भारत पर इसी तरह कब्जा कर लिया। अब जब ये रजवाड़े नहीं रहे तो भारतीय हस्तशिल्प को खरीदने वाला भी नहीं रहा कोई। मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं से पड़ता था। भारतीय वस्तुएं हाथों से बनी हुई थी, देखने में ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, महंगी होती थी क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगती थी, इस कारण कीमत ज़्यादा होती थी। लेकिन वहीं इंग्लैंड वाली वस्तुएं जो होती थी मशीनों से बनी थी। मशीनों से बने हुए के कारण उनकी कीमत क्या होती थी? औसत लागत उनकी कम आती थी। औसत लागत कम होने की कीमत भी कम होती थी और देखने में भी क्या लगती थी? अच्छी लगती थी। तो लोगों ने भारतीय वस्तुओं को छोड़ करके इंग्लैंड की वस्तुओं को खरीदना आरंभ कर दिया, जिसके कारण विश्व भर में प्रसिद्ध भारतीय हस्तशिल्प का पतन हुआ। मांग का नया स्वरूप, लोगों के मांगने का तरीका बदला। मांग का नया स्वरूप मतलब लोग भारतीय वस्तुओं को छोड़ करके पश्चिमी सभ्यता के कल्चर, संस्कृति, वस्तुओं को अपनाने लग गए, जिसके कारण भारत में बनी हस्तशिल्प का पतन हुआ। भारत में रेलवे का आगमन भारत में आया, लेकर के आए इंग्लैंड वाले, अंग्रेज। रेलवे का आगमन इसलिए किया उन्होंने ताकि वो अपने बाजार के आकार को क्या कर सके? बढ़ा सके। यानी बाजार अपने जो उनकी वस्तुएं हैं, अपनी वस्तुओं को भारत के कोने कोने तक, हिंदुस्तान के कोने कोने तक क्या कर सके? ले जा करके
बेच सके, इसलिए इंग्लैंड ने यानी अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का आगमन किया और इसके कारण भी विश्व भर में प्रसिद्ध भारतीय हस्तशिल्प का क्या हुआ, पतन हुआ। तो हमने पढ़ा ये हस्तशिल्प के पतन होने के कारण राज्य की विभेद भूलक तथा तस्कर नीति, राज दरबारों का लोप होना, मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता, मांग का नया स्वरूप और भारत में रेलवे का आगमन। और उस समय कुछ उद्योग थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक क्षेत्र, आधुनिक उद्योग, कुछ उद्योग थे, कुछ उद्योगों का, उन उद्योगों का जो विकास हो रहा था निराशाजनक विकास था। कुछ ही उद्योग थे जो उन्होंने कपड़े की मिल लगाई थी, कागज़ की मिल लगाई थी, कुछ ऐसे मिलें क्या की थी उन्होंने लगाई थी और उनका विकास काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक था। वो जो कुछ भी जितने भी मिलें लगाई थी या जितने भी कारखाने फैक्ट्रियाँ लगवाई थी, उद्योग लगवाए थे, सारा का सारा उद्योग वो अपने फायदे के लिए वो लगाए थे और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। तो हमने पढ़ा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विदेशी व्यापार। जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था उस समय भारत का विदेशी व्यापार कैसा था। पहला पॉइंट आता है इसके अंदर प्राथमिक उत्पादों का। प्राथमिक का मतलब होता है कृषि क्षेत्र के उत्पादों का, कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक तथा तैयार माल का शुद्ध आयातक। उस समय भारत कच्चा माल क्या करता था, बेचता था। कच्चे माल के अंदर सूत, कपास, रेशम इन सबको बेचता था और तैयार माल वहाँ से क्या करता था, इंग्लैंड से खरीदता था। भारत के विदेशी व्यापार पर एकाधिकार नियंत्रण, भारत का जो विदेशी व्यापार था उस पर अंग्रेजों का एकाधिकार नियंत्रण था, अर्थात हम 51% 50% से भी ज़्यादा व्यापार सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के साथ करते थे, यानी इंग्लैंड के साथ किया करते थे। 50% से भी ज़्यादा व्यापार इंग्लैंड के साथ किया करते थे। तो भारत के विदेशी व्यापार पर अंग्रेजों का फुल्ली नियंत्रण था, एकाधिकार नियंत्रण था। व्यापार में आधिक्य, परंतु अंग्रेजों के लाभ, व्यापार में आधिक्य का मतलब लाभ होता था। हम विदेशी व्यापार करते थे उसमें अधिक से अधिक लाभ होता था, लेकिन ये सारा का सारा लाभ अंग्रेजों के लाभ के लिए होता, अर्थात ये सारा लाभ अंग्रेज उठा ले जाते थे। या तो अपने सैनिकों पर खर्च किया करते थे, या फिर अपने देश का विकास करने पर खर्च किया करते थे, या फिर भोग विलास यानी खाने पीने पर खर्च किया करते थे। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विदेशी व्यापार कैसा था, प्रातः हम कच्चा माल बेचते थे, तैयार माल खरीदते थे। भारत के विदेशी व्यापार पर अंग्रेजों का फुल्ली कंट्रोल था, पूरी तरीके से नियंत्रण था। और व्यापार में आधिक्य यानी बिजनेस में, विदेशी व्यापार में प्रॉफिट तो होता था, लेकिन सारा प्रॉफिट अंग्रेज उठा करके लेकर जाते थे। नेक्स्ट हेडिंग, ब्रिटिश शासन के दौरान जननांगिकीय रूपरेखा। ब्रिटिश शासन के दौरान जननांगिकीय रूपरेखा कैसी थी। उस समय जननांगिकी यानी देश के जनसंख्या के आकार कैसे थे, लोग कैसे थे, शिशु मृत्यु दर स्थिति कैसी थी। शिशु मृत्यु दर की बात करें, शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी उस समय। 1000 में से 218 करीब बच्चे क्या हो जाते थे, मर जाते। अगर 1000 बच्चे पैदा होते थे तो 1000 में से तकरीब 218 बच्चे क्या हो जाते थे, मर जाते थे। इतनी बेकार शिशु मृत्यु दर थी। जीवन प्रत्याशा, उस समय की जीवन प्रत्याशा मात्र 32 वर्ष थी, मात्र 32 वर्ष थी, जो कि वर्तमान की तुलना में तकरीब 70 वर्ष के करीब हो गई है। उस समय लोगों की औसत आयु 32 वर्ष थी, वर्तमान में तकरीब कितनी हो गई है, 70 वर्ष हो गई है। साक्षरता दर, उस समय देश के अंदर मात्र 16% लोग पढ़े हुए के थे, जिसमें से 7% पुरुष थे, 7% महिलाएं थीं और 9% पुरुष थे। 9% पुरुष थे उस समय। 7% महिलाएं पढ़ी लिखी थी और 9% पुरुष पढ़े लिखे थे। तो नेक्स्ट पॉइंट, जननांगिकीय संक्रमण। सन 1921 देश को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है देश का महाविभाजन का वर्ष 1921 महाविभाजन का वर्ष, महाविभाजन का वर्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1921 के बाद से देश की जो पॉपुलेशन है, भारत की पॉपुलेशन जो है, देश की पॉपुलेशन जो है लगातार क्या होती गई है, बढ़ती गई है। भारत के अंदर जो पहली जनगणना हुई थी, पहली जनगणना 1881 में हुई। 1881 से लेकर के 1921 तक कभी देश की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, कभी क्या हो रही, घट रही थी। पहली जनगणना 1881 में हुई, पहली जनगणना 1881 में हुई। 1881 से लेकर के 1921 तक देश की पॉपुलेशन कभी बढ़ रही थी तो कभी क्या हो रही थी, घट रही थी। लेकिन 1921 के बाद से देश की जो पॉपुलेशन है द्रुत गति से क्या हुई है, बढ़ी है। इसलिए सन 1921 को देश का महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमने पढ़ा जननांगिकीय रूपरेखा। जननांगिकीय रूपरेखा तो शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, 1000 में से 218 के करीब बच्चे मर जाते थे। जीवन प्रत्याशा मात्र 32 वर्ष थी, औसतन लोग 32 वर्ष तक जीते थे। और साक्षरता दर मात्र 16% थी, साक्षरता दर मात्र 16% थी, जिसमें से 7% महिलाएं और 9% पुरुष थे। जननांगिकीय संक्रमण 1921 देश को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1921 के बाद से देश की पॉपुलेशन बढ़ी है और द्रुत गति से बढ़ी है और आज तक बढ़ी रही है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। अगला पढ़ेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय व्यावसायिक ढांचा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय देश का व्यावसायिक ढांचा कैसा था?
व्यवसायिक ढांचा कैसा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, व्यवसायिक ढांचा कैसा था। तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र, देश की तकरीब 70% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र पर व्यवसाय के लिए निर्भर करती थी। अपनी आजीविका के लिए देश में तकरीब 70% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर कृषि, खनन, बागवानी, फूल उगाना, इन सब कामों में लगी हुई थी। 70% लोगों को रोजगार प्राथमिक क्षेत्र दे रहा था उस समय। द्वितीय क्षेत्र के अंदर मात्र 11% लोग करीब लगे हुए थे, 11 से 12% लोग लगे हुए थे द्वितीय क्षेत्र के अंदर। तृतीय क्षेत्र के अंदर तकरीबन 18-19% लोग क्या थे, कार्यरत थे। तृतीय क्षेत्र के सेवा क्षेत्र के अंदर मात्र 19% लोग कार्यरत थे। वहीं औद्योगिक क्षेत्र के अंदर विनिर्माण कार्यों के अंदर मात्र 11% लोग कार्यरत थे। तृतीय क्षेत्र के 19% लोग क्या थे, कार्यरत। तो अगर हम बात करें इस डाटा के हिसाब से, अगर हम देश की संतुलन की बात करें, संतुलन की, तो देश का संतुलित विकास बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र पर क्या कर रहे थे, निर्भर करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र पर क्या कर रहे थे, निर्भर कर रहे थे। अगर कोई भी देश अपने देश का विकास करने के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है तो वो देश कभी भी विकसित नहीं होता, बल्कि एक जीवंत अर्थव्यवस्था के रूप में ही रह सकता है, जीवंत अर्थव्यवस्था के रूप में ही रह सकता है। नेक्स्ट हेडिंग, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आधारिक संरचना कैसी थी देश की। आधारिक संरचना कुछ खास परिवर्तन नहीं। आधारिक संरचना, आर्थिक आधारित संरचना, सामाजिक आधारित संरचना। आर्थिक आधारित संरचना के अंदर आ जाता है बीमा, बैंकिंग, यातायात के साधन। सामाजिक आधारित संरचना शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और स्कूल, हॉस्पिटल की बात करें तो अंग्रेजों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आर्थिक आधारित संरचना में कुछ उन्होंने किया था, जैसे रेलवे लेकर के आ गए थे, रेलवे चला दिया था, कुछ सड़कें बनवाई थी, बंदरगाह बनवाए थे। वो भी जो कुछ भी उन्होंने किया था सब कुछ अपने लाभ के लिए किया था, भारत का विकास करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आधारित संरचना, आर्थिक आधारित संरचना, सामाजिक आधारित संरचना और आर्थिक आधारित संरचना के अंदर रेलवे को की उन्होंने क्या की थी, शुरुआत की। सामाजिक आधारित संरचना में कुछ भी उन्होंने नहीं किया था। नेक्स्ट हेडिंग, क्या अंग्रेजों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई सकारात्मक प्रभाव था। सकारात्मक प्रभाव क्या कुछ हमें दे करके गए, सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव के अंदर उन्होंने हमें सिखाया कृषि का व्यापारीकरण, कृषि का व्यापारीकरण करना सिखाया। राजनीति सिखा कर गए, राजनीति, हमारे राजनीतिज्ञ जो हैं, हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं, उनको राजनीति सिखा करके गए। तीसरा चीज़ क्या सिखा करके गए, हमें यातायात का साधन दे करके गए, यातायात का साधन दे करके गए। चौथा क्या सिखा करके गए, रेलवे दे करके गए हमें, रेलवे, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे। पांचवा मुद्रा, पहले हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली का समापन होकर के मुद्रा का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। तो ये अंग्रेजों ने हमें 5 सकारात्मक चीज़ें दी, 5 सकारात्मक, कृषि का व्यापारीकरण, राजनीति सिखा करके, यातायात का साधन दे करके, रेलवे और मुद्रा। ये अंग्रेजों की देन है, ये सारी चीज़ें जो हमें वो सिखा करके गए। तो ये हमने पढ़ा पहला अध्याय।